गगन नाम का एक गरीब लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। 3 महीने पहले ही उसके पिता को दिल का दौरा पड़ा था, तो डॉक्टर ने घर पर ही आराम के लिए बोला था। इसलिए घर में रोटी दाल की और परेशानी बढ़ गई थी। गगन बीए पास था, पर उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। वो रोजाना नौकरी की तलाश में घर से निकलता था। माँ, मैं जा रहा हूँ, शाम हो जाएगी लौटने में मुझे। गगन बेटा, 2 रोटी बांध देती हूँ, भूख लगे तो खा लेना। गगन नौकरी की तलाश में घर से निकल पड़ा। इधर उधर घूमते हुए वो काफी जगह नौकरी मांगने गया, पर कहीं भी उसे नौकरी नहीं मिली। बस मुझे किसी भी तरह कोई नौकरी मिल जाए तो पिताजी और माँ की कुछ तो दुख तकलीफ कम हो जाएगी। आगे कुछ ऑफिस है, वहां पता करता हूँ। गगन एक ऑफिस में नौकरी की बात करने जाता है। जी, मुझे पता चला आपके यहाँ नौकरी की एक पोस्ट खाली है। नहीं जी नहीं, हमारे यहाँ कोई पोस्ट खाली नहीं है, आपको गलत पता दे दिया गया शायद। गगन वापस मुड़ने लगता है, तभी अरे अरे जरा रुको, जब तक तुम्हें कोई नौकरी नहीं मिलती हमारा 1 हफ्ते का कुछ काम करना है, उसके तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। गगन को तो उस वक्त पैसों की सख्त जरूरत थी। उसने सोचा पिताजी की दवाइयां भी खत्म हो रही हैं, हाँ कर लेता हूँ। जी सर, मैं कर लूंगा, बताइए क्या करना होगा। देख भाई, हमारा ऑफिस दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट हो रहा है। उस बिल्डिंग में तुम्हें पूरी साफ सफाई देखनी है कि कर्मचारी ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। गगन बिल्डिंग का काम देखने लगता है। बिल्डिंग का मालिक उसे बताता है, ये बिल्डिंग पहले किसी फोन एजेंसी वालों के पास थी। जितने भी टूटे फूटे मोबाइल मिले सब कबाड़ में डलवा देना। जी ठीक है, मैं करवा देता हूँ सर। और गगन सारा काम करवाने लगता है। 3-4 दिन में गगन बिल्डिंग की काफी साफ सफाई करवा देता है। वहां एक छोटा स्टोर भी बना हुआ था। गगन एक रोज वहां की सफाई करवाते हुए, अरे लाइट चली गई, स्टोर में तो अंधेरा है, मेरा मोबाइल तो बाहर टेबल पर रखा है, देखता हूँ किसी फोन की फ्लैशलाइट जल जाए तो। ये तो सारे फोन खराब हैं, ये वाला देखता हूँ। हाँ, इसकी फ्लैशलाइट जल गई। इस फोन की तो कंडीशन भी सही लग रही है। सर से पूछकर अगर मैं इसे रख लूं तो पिताजी को दे दूंगा, उनके पास भी फोन नहीं है। ये सोचकर गगन मालिक के पास आता है और कहता है, सर ये मोबाइल फोन मैं रख लूं, स्टोर में मिला है, मैं ठीक करवा लूंगा। हाँ हाँ, रख ले, हमारे लिए तो एक कबाड़ ही है, हमें तो कबाड़ में ही बिकवाना है सब कुछ। गगन फोन को जेब में डाल लेता है और घर ले आता है। रात के वक्त जब गगन लेटा हुआ था और उसके माता पिता सो चुके थे, अरे वो फोन तो जेब में ही रखा है, एक बार चेक करता हूं। पहले से चार्ज करना पड़ेगा, इसमें बैटरी भी खत्म है। गगन फोन को चार्जिंग पर लगा देता है। कुछ देर बाद फोन चार्ज हो जाता है। जैसे ही गगन फोन को ऑन करता है, अचानक उसमें से एक बड़े आकार का एलियन बाहर आ जाता है। गगन उसे देखकर घबरा जाता है। तुम कौन हो? मैं एलियन हूँ, मैं इस फोन में रहता हूँ। धन्यवाद, आज तुमने इस फोन को चार्ज करके मेरे अपने ग्रह वापसी जाने का रास्ता आसान कर दिया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आखिर तुम यहाँ कैसे आए? बहुत वर्षों पहले की बात है, मैं अपने ग्रह से उड़न तश्तरी पर पृथ्वी लोक घूमने आया था, पर यहाँ मैं अपने आप को चार्ज नहीं कर पाया। मुझे अपने आप को चार्ज करना था, इसलिए मैं फोन में घुस गया, पर फोन खराब था, तो दुकानदार ने इस फोन को स्टोर में फेंक दिया। मैं इस फोन के अंदर ही फंस गया। जब तक ये चार्ज नहीं होता, मैं इसमें से बाहर नहीं आ सकता था। आज कितने समय बाद तुमने इस फोन को चार्ज किया और मैं बाहर आ सका। अब मैं अपने ग्रह वापस जा सकता हूँ। इतनी देर में गगन की माँ आवाज लगा देती है, गगन बेटा जल्दी आ, लगता है तेरे पिताजी की तबीयत खराब हो रही है, इन्हें अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। पिताजी, पिताजी। गगन, सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है,
गगन। माँ, पिताजी बेहोश हो गए हैं, अब क्या करूं माँ? अस्पताल पहुंचने में बहुत वक्त लग जाएगा। गगन, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इस फोन के बटन को ऑन कर दो। जब तक मैं पिताजी को हॉस्पिटल ना ले जाऊं, तब तक तुम इस फोन से बाहर नहीं आओगे। पता नहीं तुम क्या नुकसान कर दो। गगन, एक बार मुझ पर विश्वास तो करके देखो। बस एक बार इस फोन का बटन ऑन करो। गगन फोन का बटन ऑन करता है, तभी वो मोबाइल फोन एक कार में तब्दील हो जाता है। ये देखकर गगन और उसकी माँ हैरान रह जाते हैं। गगन, ज्यादा देर मत करो, जल्दी से अपने पिताजी को अस्पताल ले चलो। गगन जादुई फोन कार में अपने पिताजी को अस्पताल ले जाता है। अच्छा हुआ आप समय पर अपने पिताजी को ले आए, नहीं तो इनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ सकती थी। घबराने की कोई बात नहीं है, हमने दवाइयां लिख दी हैं, समय से देते रहिएगा। गगन अपने माता पिता के साथ जब घर आता है, एलियन भैया, मैं तो आपको जादू भैया ही बुलाऊंगा। आज आपकी जादुई फोन कार की वजह से मेरे पिताजी की जान बच गई। गगन, तुमने भी तो मेरी मदद की, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। आज अपने ग्रह वापस जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। एलियन हवा में हाथ घुमाता है और एक बड़ी सी मशीन वहां आ जाती है। गगन, ये हमारे ग्रह की सबसे प्रसिद्ध जादुई फोन कार मशीन है। अब इसकी सहायता से तुम ढेर सारी जादुई फोन कार बनाकर बाजार में बेच सकते हो और अपनी गरीबी को दूर कर सकते हो। जब तुमने ये मोबाइल फोन अपने पिता के लिए सोचकर स्टोर से उठाया, मैं तभी समझ गया था कि तुम एक बहुत ही नेक दिल इंसान हो, जो अपने परिवार के बारे में अपने से पहले सोचते हो। इसलिए आज मैं उपहार के रूप में ये जादुई फोन कार बनाने की मशीन तुम्हें दे रहा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादू भैया, मैं आपका दिया ये उपहार हमेशा याद रखूंगा। उसके बाद एलियन गगन और उसके माता पिता से विदा लेकर अपने ग्रह को वापस लौट जाता है। उस दिन से गगन उस मशीन से जादुई फोन कार बनाकर बेचने लगा और धीरे धीरे वो एक बड़ा आदमी बन गया। मदनपुर गांव में रमेश और जयेश नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों की मित्रता बहुत गहरी थी। पूरा गांव उनकी दोस्ती की मिसाल देता था। एक दिन रमेश और जयेश गांव के बरगद के पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। तभी गांव के मुखिया सुदेश काका वहां आ गए। रमेश और जयेश को वहां बैठा देखकर बोले, दिन भर बस यहाँ बैठे रहते हो, कभी कुछ काम ही कर लिया करो। तुम्हें पता भी है गांव में कितनी दिक्कत चल रही है, पर तुम्हें क्या, दिन भर मटर गश्ती करते रहो। काका, ऐसा क्या हो गया गांव में? अपने घर जाकर अपने घर वालों से पूछो। अरे अरे, मैं तो भूल ही गया, तुम्हारा तो घर नहीं तो घर वाले क्या होंगे। सुदेश काका की बातें सुनकर जयेश गुस्से में बोला, काका आप ऐसे कुछ मत बोलिए। रमेश मेरा दोस्त ही नहीं, मेरा भाई, मेरा परिवार सब कुछ है, तो सोच समझ कर बोलिए। मैं आपकी उम्र का लिहाज कर कर कुछ नहीं बोल रहा हूँ। जयेश का गुस्सा देखकर रमेश ने बात संभालते हुए सुदेश काका की ओर देखकर कहा, काका ये जयेश तो कुछ भी बातें करता है, आप भी तो हमारे परिवार में है ना, ये पूरा गांव हमारा परिवार है। हाँ हाँ दिखता है, वो तो गांव में पहले ही बहुत परेशानी चल रही है, तुम लोगों से बात करके मैं खुद का समय बर्बाद ही करूंगा। आप हमें बताइए काका, अगर हम कुछ मदद कर सके तो। रहने दो रमेश, इनको हमारी मदद की नहीं, हमें ताने देते रहने की जरूरत है, क्योंकि इनके जीवन का यही तो एक उद्देश्य है। जयेश की बात सुनकर सुदेश काका वहां से मुंह बनाकर चले जाते हैं। तुम पागल हो क्या? ये हमारे गांव के लोग हैं, हमसे बड़े हैं, हमारे परिवार के जैसे हैं, हमें इनकी तकलीफ समझनी चाहिए, ना कि ऐसी बेवकूफी करनी चाहिए। अच्छा, क्या तकलीफ समझे इनकी? क्या हमने पूरे गांव का जिम्मा उठा रखा है? अच्छा, मतलब तुम गांव की परेशानी में मेरा साथ नहीं दोगे? मतलब मैं खुद को अकेला मान लूं? जयेश रमेश की बातें सुनकर बोलता है, तू मेरा दोस्त नहीं सब कुछ है, मैं तेरे लिए इन गांव वालों का साथ दूंगा।
अभी चलकर पता करते हैं कि गांव में तकलीफ क्या है। रमेश और जयेश दोनों सुदेश के घर जाते हैं। सुदेश घर के बरामदे में परेशान बैठा चाय पी रहा होता है। रमेश और जयेश आगे बढ़कर बोलते हैं, सुदेश काका, क्या परेशानी है गांव में? हमें बताइए, हम भी इसी गांव का हिस्सा हैं, हमें जानने का पूरा हक है। हाँ काका, आप बहुत परेशान हैं, हमें पता है। हमसे अपनी परेशानी बांट कर तो देखिए, हो सकता है हम आपकी कुछ मदद कर सकें। सुदेश काका रमेश और जयेश की तरफ देखते हुए बोलते हैं, हमारे गांव के किसानों के पास मशीनों की बहुत कमी है। इस वजह से वो अच्छी खेती नहीं कर पाते हैं और इसी कारण उनका बहुत नुकसान होता है। मेरे पास भी इतना पैसा तो नहीं है कि मैं गांव के हर किसान की मदद कर सकूं। काका, आप परेशान ना होइए, हम कोई अच्छा रास्ता खोजते हैं। रमेश और जयेश गांव के और सुदेश काका के बारे में सोचते सोचते घर जा रहे होते हैं। तभी उनके सामने एक कागज उड़ता हुआ आया, जिसमें बाइक रेसिंग की प्रतियोगिता का लिखा होता है। दोनों कागज देखकर एक दूसरे की तरफ देखकर बोलते हैं, तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ जयेश, अगर हम ये रेस जीत गए तो गांव के कई लोगों की मदद कर सकते हैं और सुदेश काका की मुश्किल भी खत्म कर सकते हैं। हाँ, और कई लोगों की नहीं, सबकी मदद कर सकते हैं। 20 लाख का इनाम है। 20 लाख? हाँ यार, पर हम बाइक कहाँ से लाएंगे? अरे मेरे पास एक तरकीब है। क्या? मेरा एक दोस्त है विक्रम, वो स्पेशलिस्ट है बाइक बनाने में, हम उससे मिल लेते हैं। हाँ, ये बढ़िया रहेगा। रमेश और जयेश दोनों विक्रम के घर की ओर चल देते हैं। विक्रम घर पर बैठकर बाइक ही बना रहा होता है। जयेश विक्रम के पास जाकर उसको सारी बातें बताता है। विक्रम जयेश और रमेश की बातें सुनकर बोलता है, इन गांव वालों ने तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, फिर भी तुम इनकी इतनी मदद कर रहे हो। हमें एक बाइक चाहिए रेस करने के लिए, लेकिन मेरे पास अभी कोई बाइक नहीं है जिससे तुम रेस कर सको। ऐसी बाइक तो बनानी पड़ेगी और मेरे पास अभी बाइक की बॉडी नहीं है, बस इंजन ही है। अरे तो एक काम करो ना, तुम एक कागज की बाइक बनाओ, हम दोनों भी मदद करेंगे। बॉडी तुम कागज की ही बनाना और इंजन अपना लगा देना। आइडिया तो बहुत अच्छा है, चलो फिर लग जाते हैं काम पर। मैं इतनी बढ़िया बाइक बनाकर दूंगा जिससे तुम दोनों आसानी से रेस जीत जाओगे। रमेश और जयेश दोनों मिलकर विक्रम के साथ बाइक बनाने में लग जाते हैं और कुछ देर की कड़ी मेहनत के बाद वो लोग कागज की बाइक बना लेते हैं, जो दिखने में बहुत ही शानदार लग रही थी। तीनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। अब तुम आराम से ये रेस जीत सकते हो इस कागज की बाइक की मदद से। रेस से पहले हम इसको चलाकर देखना चाहते हैं। हाँ, ले जाओ, बस ये रेड बटन मत दबाना। ठीक है। रमेश और जयेश दोनों कागज की बाइक पर सवार होकर पूरे गांव में घूमते हैं। गांव वाले ऐसी अनोखी बाइक देखकर चौंक जाते हैं और दोनों की बाइक देखने के लिए भीड़ लग जाती है। दोनों खुशी खुशी अपनी बाइक सभी को दिखाते हैं। अगले दिन होने वाले रेस की प्रतियोगिता में भी शामिल होने की बात भी बताते हैं। आया जी, कल हम इसी पेपर बाइक से रेस में हिस्सा लेंगे और जीतेंगे। दोनों अगले दिन होने वाले रेस में पहुंच जाते हैं। रेस में हिस्सा लेकर जीत जाते हैं और 20 लाख रुपए का इनाम लेकर गांव आ जाते हैं। गांव वाले ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं। सुदेश काका भी दोनों से अपने किए के लिए माफी मांगते हैं और बोलते हैं, बेटा, मेरी ही गलती थी कि हम तुम्हें समझ नहीं पाए, हमें माफ कर देना। अरे कोई बात नहीं काका, आप हमारे बड़े हैं, आप हमें कुछ भी कह सकते हैं। काका, ये लो पैसे और गांव वालों की मदद के लिए जो हो सके करो। सुदेश काका रमेश और जयेश को गले लगाते हैं और सब गांव वालों के साथ मिलकर रहते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ,
बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।